हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम राइबोसोम्स को डिस्कस करेंगे। राइबोसोम्स क्या होते हैं जी? राइबोसोम जैसे उसके नाम से जाहिर है, राइबोज मीन पेंटोज शुगर या राइबोज शुगर एंड सोमा मीन बॉडी। छोटी छोटी स्मॉल शुगर की, पेंटोज शुगर की बॉडीज होती हैं जो कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों सेलों के अंदर पाई जाती हैं जी। ठीक है, तो आज हम इनको थोड़ा सा डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। राइबोसोम्स आर स्मॉल राउंड ग्रेन्युलर बॉडीज अबाउट 20 नैनोमीटर इन डायामीटर present in cytoplasm nucleus and also attached with rough endoplasmic reticulum। मतलब क्या हुआ कि राइबोसोम्स छोटे यानी स्मॉल, छोटे राउंड, गोल 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 ग्रेन्युलर, ग्रेन दाने, दानों को ग्रेन्स कहते हैं, बॉडीज होती हैं, जिस्म होते हैं जो तकरीबन 20 नैनोमीटर होते हैं डायामीटर में और सेल में 3 जगह पर पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म में फ्रीली भी सराउंड कर रहे होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ पाए जाते हैं, और राइबोसोम्स जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी अटैच हुए होते हैं। राइट जी। अब ये सिंथेसाइज होते हैं, दे आर सिंथेसाइज इन द न्यूक्लियस बाय न्यूक्लियोलस। कहां बनते हैं जी? ये न्यूक्लियस के अंदर एक चीज होती है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं, उसके अंदर राइबोसोम्स बनते हैं और फिर वहां से ट्रेवल करके बाहर आते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। किसने डिस्कवर किया जी? राइबोसोम्स और फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय प्लेड या प्लेडे इन 1955। 1955 में प्लेडे ने इनको पहली बार जो है वो डिस्कवर किया था। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं जी। दे आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ग्रेन्यूल फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। जैसे मैंने आपको बोला, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं या बहुत पतली सी सिंगल इनके ऊपर मेम्ब्रेन होती है जिसे हम मेम्ब्रेन बाउंडेड कंसीडर नहीं करते, लेकिन कहां पाए जाते हैं? दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेलों के अंदर, दोनों के अंदर पाए जाते हैं। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के राइबोसोम्स में थोड़ा सा फर्क होता है, उसे देख लेते हैं। स्मॉल साइज मीन इन प्रोकैरियोटिक द साइज ऑफ द राइबोसोम इज स्मॉलर एंड इट इज 70s। S स्टैंड फॉर स्वेडबर्ग। स्वेडबर्ग छोटी चीजों को मेजर करने का एक बहुत छोटा वाला यूनिट है। And this 70s is divided into a smaller subunit, this type, a smaller subunit which is only 30s and a larger subunit of 50s। इसमें एक बड़ा सब यूनिट होता है और एक छोटा सब यूनिट होता है। याद रखिएगा, बड़ा सब यूनिट इस तरह से गोल सा होता है, ग्लोब्यूलर शेप होता है, और छोटा सब यूनिट जो है वो बिल्कुल एक कप की तरह होता है, इस तरह का कप शेप होता है या कैप शेप आप उसे कह सकते हैं, जो इसके ऊपर टोपी लग जाती है और इसको बंद कर देती है। और यहां पर एक कंफ्यूजन पैदा होगी कि सर 30s और 50s को मिलाएं तो 80s बनता है, ये 70s क्यों है? तो इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपको देना चाहता हूं। आप समझ लें कि ये राइबोसोम्स का छोटा सब यूनिट है और ये बड़ा सब यूनिट है, लेकिन जब ये दोनों सब यूनिट आपस, अगर मैं इनको एग्जैक्टली अटैच ना करूं, यहां रखूं, तो इनका लेंथ इतना होगा, डेफिनेटली ये 80s होगा, ठीक है। लेकिन इनको इस तरह से एक दूसरे के साथ जब अटैच कर लें तो इनके इस लेंथ में फर्क आ जाता है, साइज छोटा हो जाता है। तो इस तरह जब ये एक दूसरे के साथ, ये देखें, छोटा जो सब यूनिट है वो बड़े के अंदर थोड़ा सा धसा हुआ होता है, कुछ 10 सेट वर्ग का जो एरिया है वो इसके अंदर आ जाता है, इसलिए जो टोटल एरिया जब मेजर करते हैं तो वो 80s नहीं होता बल्कि 70s उसे हम कंसिडर करते हैं जी। और याद रखिएगा, ये दोनों सब यूनिट किस चीज से जुड़े होते हैं? ये दोनों सब यूनिट आपस में मैग्नीशियम आयन से जुड़े होते हैं। ये बड़ी अहम बात है, ये भी ईटा एनएमडी कैट के जो एमसीक्यूज में उसमें पूछी जा सकती है कि द स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स आर अटैच्ड बाय व्हाट? They are attached by magnesium plus 2 ions। magnesium plus 2 ion इसमें होते हैं। अब जनाब लार्जर वाले की बात करते हैं। इन यूकैरियोट्स द साइज ऑफ द राइबोसोम इज लार्ज, इट इज अबाउट 80s। अब ये 80s है, डिवाइडेड इनटू अ स्मॉलर सब यूनिट ऑफ 40s एंड अ लार्जर सब यूनिट ऑफ 60s। अब जो यूकैरियोट में चले जाएं तो इस जो बड़ा सब यूनिट है इसका साइज 60s है और छोटे का जो सब यूनिट जो है वो, छोटे सब यूनिट का जो साइज है वो 40s है। तो अगेन वही बात आ जाती है कि 40 और 60 को मिलाएं तो 100 बनता है। फिर 80s कैसे हुआ? तो बात मैंने आपको समझा दी कि जनाब ये दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, थोड़ा सा छोटा यूनिट बड़े के अंदर गया हुआ होता है, इसलिए जगह जो है वो
थोड़ी सी बीच में कवर हो जाती है और इस तरह वो साइज कम होकर ATS रह जाता है, टोटल डायमीटर जो इसका है, सॉरी टोटल जो इनका साइज कहलाता है। अब जनाब थोड़ी सी केमिकल कंपोजिशन पे बात करते हैं। ईच राइबोसोम इज कंपोज्ड ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ 2 केमिकल कंपाउंड्स। हर एक जो राइबोसोम है उसका सब यूनिट जो है वो 2 केमिकल कंपाउंड से इक्वल मिकदार में 2 केमिकल कंपाउंड से बना हुआ होता है। और वो 2 केमिकल कंपाउंड कौन से हैं? नंबर 1 राइबोसोमल या राइबोन्यूक्लिक एसिड, और इसको RNA कहा जाता है, शॉर्ट में मैसेंजर mRNA कहा जाता है, यानी सॉरी rRNA कहा जाता है, राइबोसोमल RNA। ठीक है, तो ये राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसमें RNA लगा हुआ होता है और 50% इसमें प्रोटीन्स होती हैं। तो ये इन दोनों के मिलने से जो है, यहां देख लें, ये बीच में इसके rRNA यानी स्मॉल rRNA इसे कहते हैं, राइबोसोमल RNA लगा हुआ है और साथ इसके अंदर जो है इसका कोड वगैरह बाकी चीजें प्रोटीन से बनी होती है। जिस तरह ये बना होता है एग्जैक्टली ये भी उसी तरह बना होता है। इसके अंदर भी ये राइबोसोम्स है, प्रोटीन साइड पे लगी हुई है। तो इसका मतलब है केमिकल कंपोजिशन बता रहा है कि ये राइबोसोम्स और सॉरी राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी RNA और प्रोटीन का बना हुआ होता है जी, और इसको कभी राइबोन्यूक्लिक एसिड भी कहा जाता है जी। ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड में राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है वो राइबोसोम्स और प्रोटीन से बना हुआ होता है। उसके बाद थोड़ी सी एक बात नोट करें कि बोथ द यूनिट्स आर अटैच्ड विद ईच अदर्स बाय मैग्नीशियम आयन। पहले मैं आपको बता चुका हूं कि दोनों सब यूनिट जो हैं वो मैग्नीशियम आयन से आपस में अटैच हुए होते हैं। राइबोसोम्स आर आल्सो फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड देयर साइज इज 70s। याद रखने की बात है ये कि इसका मतलब है कि यूकैरियोटिक सेलों के अंदर 2 किस्म के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। एक तो जो न्यूक्लियस में या साइटोप्लाज्म में फ्री पाए जाते हैं या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं, वो कितने होते हैं जी? वो ATS के होते हैं। लेकिन जो प्लास्टिड है और जो माइटोकॉन्ड्रिया है उनके अंदर उनके अपने राइबोसोम्स होते हैं और वो 70s होते हैं, जो इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि इनका ताल्लुक पीछे बेस कहीं प्रोकैरियोट्स है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर भी 70s का जो है वो स्वेडबर्ग का राइबोसोम्स पाया जाता है, which shows their prokaryotic nature। 70s शो करता है कि ये जो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया हैं यूकैरियोटिक सेलों के अंदर, ये कभी प्रोकैरियोटिक सेल हुआ करते थे जो इसने इनगल्फ कर लिए। ये एक बड़ी थ्योरी है, इंशाल्लाह मैं आपको अगली किसी वीडियो में समझाऊंगा, जिसे मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग थ्योरी कहते हैं। इन्होंने अपने अंदर इनगल्फ कर लिए हैं। उसके बाद जनाब थोड़ी सी बात इनके फंक्शन के ऊपर करते हैं। दे सिंथेसाइज प्रोटीन, सो कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज। एक ही काम करते हैं, ज्यादातर इनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसाइज करना। और सेल के अंदर अगर आप कहते हैं मोर देन 80% काम यही होता है कि वो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, सेल मोर देन 80% सेल का काम ये होता है कि वो प्रोटीन सिंथेसाइज करता रहता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, सो दे आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज। कैसे सिंथेसाइज करते हैं, थोड़ी सी इस पर बात कर लेते हैं। यहां अगर इस डायग्राम पर थोड़ा सा गौर करें तो ये एक लंबा सा मैसेंजर RNA है। मैसेंजर RNA वो होता है जो मैसेज को न्यूक्लियस से लेकर राइबोसोम्स तक आता है। फिर इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं और जब राइबोसोम इस पर अटैच होते हैं तो इन्हें पोलीसोम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोलीसोम्स कहा जाता है। ये 1 2 3 राइबोसोम्स एक ही जो है मैसेंजर RNA के ऊपर अटैच हुए होते हैं, इनको पोलीसोम्स कहा जाता है। अब होता कैसे है? मैसेंजर RNA के पास मैसेज है और वो आकर इस तरह से दोनों सब यूनिट के बीच में से पास आउट होता है और यहां पर इसकी जो मैसेज न्यूक्लियस से आता है प्रोटीन बनाने के लिए, उसकी रीडिंग शुरू हो जाती है। जब ये रीडिंग शुरू होती है तो रीडिंग होते ही जो है वो एक प्रोटीन की चेन बनना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से 1 by 1 प्रोटीन के मॉलिक्यूल जुड़ते रहते हैं, अमीनो एसिड जुड़ते रहते हैं और एक प्रोटीन की चेन बन जाती है। फिर करते करते एक पोजीशन ऐसी आती है जब ये प्रोटीन बनने का जो चेन प्रोसेस है ये रुक जाता है और रुक कर चेन टर्मिनेट हो जाती है, यानी इससे रिलीज हो जाती है, निकल जाती है बाहर। आप समझ लें कि ये चेन इससे रिलीज हो गई है। अब राइबोसोम्स एक मरतबा फिर पहले की तरह अकेला हो गया है और इसके फौरन बाद ही क्या होता है, ये डिसेंबलिंग हो जाता है, यानी इसका लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट टूट जाते हैं और टूटकर इस प्रोसेस को रिसाइकलिंग कहते हैं। ये दोबारा किसी और नई प्रोटीन को बनाने के लिए, जुड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो इस तरह से ये प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन की जो चेन बन जाती है उसको सेल अपने मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल करता है। तो ये शॉर्ट सा लेक्चर था किसके ऊपर? राइबोसोम्स के ऊपर। अब हम ममकना MCQs की बात करते हैं जो कि इस राइबोसोम्स के मुतालिक NMDCAT या ईटा में आ सकते हैं। ज्यादातर मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं।
राइबोसोम्स वर डिस्कवर्ड बाय, राइबोसोम्स को किसने डिस्कवर किया? मैंने आपको बता दिया, प्लेडे ने किया। कब? 1955 में, तारीख भी बता दी। उसके बाद साइज ऑफ स्मॉल सब यूनिट इन माइटोकॉन्ड्रिया इज, ये बड़ी अहम बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम होता है उसका स्मॉलर सब यूनिट कितना होता है? तो याद रखिएगा वो 70s है, और 70s का जो स्मॉलर या सब यूनिट है वो 30s होता है। बड़े वाला जो है 50s है, छोटे वाला जो है वो 30s है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं उनका स्मॉलर सब यूनिट जो है उसका साइज 30s है। न्यू राइबोसोम्स आर असेंबल्ड इन, नए राइबोसोम्स कहां बनते हैं? अभी मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर एक और चीज होती है, उसे कहते हैं न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस के अंदर जो है वो नए राइबोसोम्स बनते हैं जी, और फिर वहां से वो बाहर निकल कर आते हैं न्यूक्लियस से। Ribosomal units are attached to messenger RNA from डैश। यहां देखें, ये मैसेंजर आरएनए है, इसके ऊपर राइबोसोम्स किस एंड से अटैच हुए हैं? 5 एंड से। इसके 2 एंड होते हैं, ये 5th एंड है, ये 3 एंड है, तो ये हमेशा 5 एंड से अटैच होते हैं और उसकी ट्रांसलेशन शुरू करते हैं प्रोटीन बनाने के लिए। Which one of the following is a single membrane bounded organelles? तो वो है जनाब राइबोसोम्स। राइबोसोम्स मैंने कहा नॉर्मली नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज है, लेकिन कभी कभार ये जो है इनके ऊपर एक पतली सी झिल्ली होती है जिसे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड कंसीडर किया जाता है, और अगर ऐसा कहा जाए तो ये किसी तरह सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड या नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड दोनों में आ सकते हैं। होप कि आपके लिए ये लेक्चर इंशाल्लाह फायदेमंद साबित होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।